यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आस्था यस का हम लोग यहाँ पर टेस्ट देखेंगे बीपीएससी का, ठीक है। और यहाँ पर ये पहला पेपर हम लोग करा चुके थे, यहाँ पर ये दूसरा पेपर होगा। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसका, किस सब्जेक्ट का पेपर है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा आपका यहाँ पर लिखा है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पर करंट अफेयर्स होगा, एंशिएंट हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होगा ये। और टेस्ट नंबर 2 है, पहला पेपर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से देखते हैं। और सुबह हम लोग कर चुके हैं परफेक्शन एस का टेस्ट नंबर 7 जो बिहार स्पेशल है वो कर चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं इसको, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, देखते हैं इसमें। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित जो कथन है उस पर विचार करना युग्म पर, ठीक है। ये बोला है कि महाजनपद और उनकी राजधानी के हिसाब से अस्मक, अस्मक का क्या होगा, देखो अस्मक का जो जाएगा यहाँ से ये करेक्ट है पोटली। मत्स्य के क्या होगा विराटनगर, है ना, सेकेंड बात क्या होगी करेक्ट है। तीसरा सूरसेन का कौशाम्बी, राइट। सूरसेन का यहाँ पर गलत है, ठीक है, क्योंकि सूरसेन महाजनपद मथुरा क्षेत्र की राजधानी, मथुरा की राजधानी थी, ठीक है। और जबकि यहाँ पर कौशाम्बी वश महाजनपद की राजधानी थी, तो ये गलत हो जाएगा। चेदी सोवती ये करेक्ट है, 1 2 4 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 बोला मौर्य काल में सीता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, सेकंड का आंसर हो जाएगा ये करते थे किसके लिए, बी राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय राजस्व से होता था। बी क्या होगा दूसरे का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौटिल्य के साथ अर्थशास्त्र के और मैग्नीज जी जो इंडिका है उसके अनुसार मौर्य काल में राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी और यहाँ पर राज्य का कृषि पर कड़ा नियंत्रण था। और सीता शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से राजकीय भूमि के लिए प्रयोग करते थे, और जो सीधे राजा या राजा के नियंत्रण में होती थी। और इस भूमि को देख करने के लिए अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। और इस राज्य की भूमि से होने वाली आय को राजस्व को भी यहाँ पर सीता कहा जाता था, ठीक है। आंसर क्या होगा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 बोला है कि मौर्यकालीन कला के संबंध में दीदारगंज यक्षी की मूर्ति का महत्व क्या था। देखो दीदारगंज यक्षी की मूर्ति थी मौर्यकालीन कला 2 भागों में विभाजित हो सकती थी, ठीक है। एक तो राज की दरबारी कला, है ना, और लोक कला, जैसे कि इसमें यक्षिणी और यक्ष जैसे जो मूर्तियाँ थी उसमें। पटना के दीदारगंज से प्राप्त चमार गाहिड़ी की यक्षी की जो अहमदकद मूर्ति है मौर्यकालीन लोग जो कला की सबसे उत्कृष्ट विषय की यहाँ पर उदाहरण को लेकर बताती थी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ हो जाएगा तीसरे का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन 4 बोला है अशोक के किस शिलालेख में भेरी घोष युद्ध की घोषणा के स्थान पर धम्म घोष का उल्लेख किया गया है। चौथे का आंसर हो जाएगा ये क्या क्या है चतुर्थ शिलालेख इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अशोक के यहाँ पे 14 जो वृहद शिलालेख है उसमें से चतुर्थ शिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया है। इसका अर्थ होता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसक विजय की नीति को त्याग दी थी और यहाँ पर लोगों के नैतिक उत्थान के माध्यम से विजय की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 मेगास्थनीज द्वारा वर्णित भारतीय समाज के 7 वर्गों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। 5वें का आंसर हो जाएगा ये दास यहाँ पर शामिल इसमें नहीं था, क्योंकि मौर्य काल में दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। एक तो दार्शनिक, ठीक है, कृषक, है ना, दार्शनिक कृषक, पशुपालक या शिकारी, कारीगर या शिल्पी, योद्धा या सैनिक, निरीक्षक या गुप्तचर, सभासद या मंत्री। 7 यहाँ पर हो गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मौर्य काल या मौर्य प्रशासन के बारे में विचार करना है कि जो इसमें से मौर्य प्रशासन में रज्जुक नामक अधिकारियों के क्या कार्य थे, कार्य क्या था इसका आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर। इनका कार्य था कि यहाँ पर ये न्याय प्रशासन और भूमि के यहाँ पर पैमाइश राजस्व दोनों को देख रेख करना, ठीक है, इनको लेकर देखना, इनका कार्य लेकर के बंदोबस्त जैसा इनका कार्य होता था, जैसे जो आधुनिक बंदोबस्त अधिकारी जैसा है। लेकिन बाद में अशोक ने इसी चौथे स्तंभ में उन्हें न्यायिक अधिकार के रूप में प्रदान किए थे। क्वेश्चन छठे का बी। 7वां नंबर आते क्वेश्चन 7वां बोला है अशोक की जो अभिलेख है उसके उल्लिखित युद्ध रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारों का सही आरोही क्रम क्या होता था। आरोही क्रम इसका क्या होगा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आरोही क्रम है ए प्रादेशिक, ठीक है, और रज्जुक युद्ध इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 7वें का ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 8 आते हैं, यहाँ से 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता और सभी संप्रदायों के सार्ववृद्धि पर जोर देता है। आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर ये जोर देता है किस पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यहाँ से 12वां शिलालेख उस पर, ठीक है। अशोक यहाँ पर जो सम्राट का 12वां शिलालेख उसके धर्मनिरपेक्ष और यहाँ पर सहिष्णु दृष्टिकोण का बड़ा प्रमाण है। इसमें वह घोषणा करता है कि यहाँ पर देवताओं का प्रिय जो राजा है वो सभी देवताओं सभी संप्रदायों के लोगों को यहाँ पर चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी सबका सम्मान करता था, लेकिन राजा दान या पूजा को उतना महत्व नहीं देते थे जितना कि इस बात को
देते थे कि सभी संप्रदाय के सार में वर्ती और आयु। ठीक है, आगे आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है इसका 8वें का। क्वेश्चन 9, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा किस धर्म से संबंधित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? 9वें का आंसर हो जाएगा जैन धर्म चामुंडराय इसका सही आंसर होगा। ठीक है, श्रवण बेलगोला हासन जिला कर्नाटक जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ विंध्यगिरी पहाड़ी पर भगवान बाहुबली जो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं और कि उनकी 57 फीट ऊंची एक अखंड पत्थर की प्रतिमा है। इनका निर्माण 981 ईस्वी में गंग वंश के राजा रामचल चतुर्थ के मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने करवाया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त खड़ी मूर्ति में से एक है और हर 12 साल में यहाँ महामस्तकाभिषेक आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोले निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्सल या निम्न कुल का कुलीन या कुलहीन माना गया था या कहा गया था? आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर ये मुद्रा राक्षस इसका सही आंसर होगा। मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य उनकी जाति और उत्पत्ति को लेकर प्राचीन स्रोतों में मतभेद है और यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ जैसे कि महावंश दीपवंश उसे शाक्य क्षत्रिय मानते थे, लेकिन यहाँ पर विशाल गुप्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक जो मुद्रा राक्षस जो गुप्त काल में लिखा गया था लेकिन मौर्य काल में आधारित है ये, और इसमें चंद्रगुप्त के लिए बार बार वर्सल और कुलहीन शब्दों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, मौर्यकालीन जो अर्थ शब्दावली आर्थिक है उसकी अदेव मात्रक भूमि किसे कहा जाता था? 11वें का आंसर हो जाएगा ये कहा जाता था वह भूमि जिसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती थी, जो बिना वर्षा के भी अच्छी फसल देती थी, कृत्रिम सिंचाई होती थी। आंसर क्या होगा 11वें का? बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि और भूमि के प्रकारों का विस्तृत वर्णन है और अदेव मात्रक 2 शब्दों से बना है। आ मतलब नहीं, देव मतलब इंद्र या देवता वर्षा, और मात्रक मतलब माता या पोषण, अर्थात वह भूमि के जिसे पोषण के लिए वर्षा या देवता पर निर्भर हो नहीं रहना पड़ता था। इसका तात्पर्य था कि उन उपजाऊ जमीनों से था जहाँ नदियाँ नहरें और सिंचाई के लिए काफ़ी व्यवस्था होती थी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर यहाँ से मौर्य प्रशासन में जो गुप्तचर को गौड़ पुरुष कहा जाता था संस्था और संचालक में क्या अंतर था? आंसर हो जाएगा 12वें का। इसमें अंतर था कि संस्था जो थी, ठीक है, संस्था ये स्थायी एक जगह रहने वाली जासूस थे, जबकि यहाँ पर संचरा भ्रमणशील घूमने वाला जासूस होता था। ए यहाँ से क्या होगा? इसको करेक्ट आंसर बताएंगे 12वें नंबर का ए यहाँ से। ठीक है, जैसे कि संस्था जासूस थे जो एक स्थान पर वेश बदल कर घूमते थे, है ना, और संचारा जो थे ये गतिशील जासूस थे। अभी मैंने बताया दोनों बातें करेक्ट हैं। इसकी मतलब दोनों बातें कहने का मतलब दो, यहाँ पर संस्था और संचरा ये 2 बात हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य काल में सोगौरा ताम्रपत्र जो अभिलेख है किसके लिए प्रसिद्ध होगा? करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है। बी मतलब ये अकाल के दौरान राहत कार्य के लिए अनाज वितरण का प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण होगा। बी यहाँ से क्या होगा? 13 का करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के किनारे स्थित सोगौरा से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख मौर्य काल का मानाता है और ये ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में, और इसमें महास्थान संभवतः जो था उसके अधिकारियों को आदेश दिए गए थे कि वहाँ पर वे सूखे और काल के समय प्रजा के लिए कोष्ठकारों और अनाज वितरित करें। ये भारत का काल राहत उपाय और राज कल्याणकारी कार्यों के लिए एक सबसे पुराना लिखित प्रमाण था। क्वेश्चन 13 हो गया। 14 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से युगल समाधान के प्रमाण पक्ष मिले हैं और सती प्रथा जैसे संकेत देते थे? आंसर जाएगा 14 का करेक्ट आंसर बी लोथल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का, गुजरात में स्थित लोथल एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। यहाँ में कब्रिस्तान के 3 ऐसे युगल समाधान मिले थे जिनमें स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाए गए थे, और कुछ इतिहासकार जैसे SR राव और सती प्रथा का आदिम रूप मानते थे इनको। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 नंबर बोला है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विचार करना है। धौलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली अद्वितीय थी जहां वर्षा से जल संचयन का प्रमाण मिलता था। 15वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड बात है, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे और अश्व के व्यापक रूप में उपयोग करते थे, उपयोग से पूर्णतः परिचित थे। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है, इससे परिचित नहीं थे, गलत हो जाएगी बात ये। तीसरी बात यहाँ से, चरहुदोल एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ कोई दुर्ग नहीं था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये भी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी ना? हाँ, ये भी करेक्ट है। एक और 3 सही है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से घोड़े की हड्डियों के संदिग्ध प्रमाण मिलते हैं? आंसर 16 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या? 16 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट है, सुरकोटता इसका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से व्यापक रूप से परिचित नहीं थे और यह आरोह की विशेषता थी। फिर भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटता एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ घोड़े को हड्डियों
अस्थि पंजर और अवशेष मिले थे जो लगभग 2000 ईस्वी पूर्व माने जाते हैं। हालांकि कई इतिहासकारों ने इसे जंगली गधे की हड्डियां भी मानती थी, लेकिन यहाँ पर आयोगों द्वारा इसे घोड़े को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था। क्वेश्चन 17, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों का निर्माण मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? आंसर 17 का हो जाएगा, ये किया गया था सेल खड़ी। सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कला का सबसे विशिष्ट रूप से उसकी वर्गाकार और आयताकार मोहरें हैं। अब तक 2000 से अधिक मोहरें मिली हुई हैं और जिनका निर्माण मुख्य रूप से सेल खड़ी एक प्रकार का मुलायम पत्थर से किया गया था। और इन मोहरों में एक सींग वाले गेंडे, भैंस, हाथी, बाघ जैसे यहाँ पर जानवरों की आकृतियाँ अभी तक यहाँ पर पढ़ी न जा सकने वाली एक लिपि उत्कीर्ण की उपयोगिता को बताती हैं। आंसर 17 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 18 नंबर है, इसमें बोले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर योगी के चारों ओर कौन से 4 जानवर अंकित हैं? आंसर हो जाएगा 3 का करेक्ट आंसर, ये हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा इसका आंसर होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील नंबर 420 हड़प्पा धर्म का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है और इस पर एक त्रिमुखी योगी जिसे जॉन मार्शल अग या शिव प्रोम्टो शिवा कहा जाता था पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए थे और उसके चारों ओर 4 जानवर अंकित थे जैसे हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और आसन के नीचे 2 हिरण बने हुए थे। और ये ध्यान देने की बात है कि इसमें शेर और गाय नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर छात्रों को यहाँ पर क्या करता है, भ्रमित कर देता है। क्या अपन लोग क्या करते हैं, ये भी गाय ऑप्शन दे देगा, क्या दे देगा, शेर और गाय, तो वो यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो भैंसा की जगह हम लोग गाय मान लेते हैं, है ना, ये था। शेर की जगह क्या मान लेते हैं, शेर की जगह बाघ मान लेते हैं, लेकिन शेर और जो गाय इसमें नहीं थे, राइट। क्वेश्चन 18 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 19, सिंधु घाटी सभ्यता में बांट और माप प्रणाली किस अनुपात पर आधारित थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का बी 16 के गुणज में। हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र एकरूपता थी और इसका सबसे बड़ा प्रमाण उसकी माप तौल प्रणाली थी। उसमें बांट मुख्य रूप से चरट पत्थर के बने घनाकार होते थे जिसमें निचले स्तर पर यह प्रणाली द्वितीय आधारित होती थी जिसका अनुपात 1:4, 8, 16, 32, 64 होता था, मतलब 2 का मल्टीपल हो जा रहा है ना। और इसमें 16 का अनुपात सबसे प्रमुख था, जैसे कि 16:320 और फिर 320 दूना 640, है ना। ये तो दिलचस्प बात यह कि पर भारत में ये परंपरा 1957 तक दशमलव प्रणाली से आने से पहले चलती रही थी, याद रखना है सब बातें। क्वेश्चन नंबर 20 हाल ही में उत्खनन और शोध के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल किसे माना जाता है? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी, भारत, हरियाणा इसका सही आंसर होगा। लंबे समय तक मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा नगर माना जाता था, ठीक है, लेकिन हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखी गढ़ी में हुए हालिया उत्खनन से पता चलता है कि इसका विस्तार 350 से 500 हेक्टेयर के अधिक यहाँ पर क्षेत्र में रहा होगा। क्वेश्चन 20 का बी 21 नंबर है, 21 बोला है हड़प्पा लिपि की लेखन शैली को क्या कहा जाता था? ठीक है, क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा 21 का, इसको कहते थे क्या, 4 ऑप्शन है बताना है। इसको कहते थे बूस्ट्रोडेफन, पहली पंक्ति में दिए गए बाएं दूसरी पंक्ति में, ठीक है। कहने का मतलब देखो बताता हूँ आपको मैं कि हड़प्पा लिपि अभी तक क्या है, पढ़ी नहीं जा सकती थी। इससे लगभग 400 मूल चिन्ह होते थे, चित्राधार लगते थे। इसकी लेखन शैली को ब्रूटेस्ट्रोफेडन कहा जाता था जिसका अर्थ होता है जैसे बैल खेत जोतता है ना वैसे। इसमें पहली पंक्ति में दाएं से बाएं लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखा जाता था। पहले में दाएं से बाएं, ध्यान रखना है, घुमा देगा, दूसरा वाला पहले कर देगा, पहला दूसरा कर देगा, तो याद रखना है कि इसमें पहले होता था दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं लिखते थे और फिर तीसरी दाएं से बाएं, ठीक है। ये निरंतर चलता रहता था ऐसा। और कालीबंगा मिले एक ठीकरे पर यह शैली स्पष्ट रूप से दिखाई गई थी। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित मानी जाती है, ठीक है। 22 आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के ऐतिहासिक संबंध में जो चिरांद है पुरातात्विक स्थल क्यों महत्वपूर्ण है? देखो चिरांद जो है ये महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि सारण जिले बिहार में स्थित चिरांद एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल होगा जो मुख्य रूप से अपने नवपाषाणकालीन युगीन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि यहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण सिंह से बनी वस्तुएं प्राप्त होती थी जो मुख्यतः हिरण के सिंह से बनाई जाती थी। और कश्मीर में बुरझोम के बाद चिरांद ही ऐसा स्थल है जहाँ इतने व्यापक तरह से हड्डी के उपकरण बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 बोले महापाषाणकालीन जो संस्कृति है उसके बारे में संबंध में भारत में किस क्षेत्र में किस काल से है? ठीक है, कहने का मतलब कि जो महापाषाण संस्कृति का संबंध भारत के किस क्षेत्र और काल से माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दक्षिण भारत और लव युग से मानते हैं इसको, ठीक है। आंसर क्या होगा? 23 का बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर है। 24 नंबर है मध्य पाषाण काल में संदर्भ में पशुपालन प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त हुए हैं? 24 का सही आंसर क्या होगा? बी आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान इसका सही आंसर होगा बी 24 का। 25 आते हैं 25 नंबर, कश्मीरी नवपाषाणकालीन स्थल
बुर्ज होम की सबसे विशिष्ट पहचान क्या है जो अन्य भारतीय स्थलों से अलग करती है? 25वें का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? 25वें का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ये बी करेक्ट है। यहाँ मानवों के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य और गर्दावास मिले हैं। 25वें का बी करेक्ट है। ठीक है। श्रीनगर के पास स्थित बुर्ज होम एक अद्वितीय नौपाथान स्थल है। यहाँ के लोग जमीन के नीचे गड्ढे खोद कर रहते थे ताकि कड़ाके की ठंड से बच सकें और इन गड्ढों में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि यहाँ की कुछ कब्रों के मालिक के शव के साथ पालतू पशु भी उनके दफनाए जाते थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य और नवपाषाण काल की विशेषता देखी गई है? अभी मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई, इसकी आंसर क्या होगा? 26 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बुर्ज होम, है ना। बुर्ज होम की बात हम लोग कर रहे थे, बुर्ज होम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 27 नंबर है, ऋग्वैदिक काल के संबंध में विदय संस्था के बारे में विचार करने कौन सा कथन गलत होगा? विदय संस्था के बारे में, विदय संस्था के बारे में जो गलत है बात ये हो जाएगा, ये बोला कि इसमें महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ये बात गलत है क्योंकि ऋग्वैदिक काल में सभा समिति और जो विदत थे, जैसे यहाँ पर कई कबीलाएं संस्था थी जो राजा की शक्तियाँ पर नियंत्रण रखती थी और सामाजिक राजनीतिक निर्णय लेती थी। इसमें से विदत का सबसे प्राचीनतम संस्था माना जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल की तुलना में काफ़ी बेहतर थी। ठीक है, और विदत जैसी सभाओं में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था और जहाँ से पुरुष से वे बातचीत विमर्श सब कर सकती थी, है ना। आंसर 27 का बी करेक्ट हो जाएगा। 27 हो गया। 28 नंबर 28, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त जो है उसका क्या महत्व होगा? ऐतिहासिक महत्व क्या है पुरुष सूक्त का? 28 का आंसर हो जाएगा ये महत्व है, इसमें पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख है, मिलता है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई थी इसमें। 28 का करेक्ट है क्योंकि ऋग्वेद के सबसे बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पुरुष का सूक्त अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता था। 29 नंबर है, 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख मिलता है? 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट मैत्रेयणी उपनिषद करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर जो मैत्रेयणी उपनिषद है, प्रारंभिक उपनिषद जैसे छांदोग्य उपनिषद है ना, और आनंद और ब्रह्म ज्ञान पर केंद्रित है, लेकिन बाद में उपनिषदों में विशेषकर मैत्रेयणी उपनिषद में जीवन के प्रति निराशावाद स्पष्ट संकेत मिलते थे। इसमें शरीर का मल मूत्र और रोगों की जो घर है बताया गया था और संसार में दुख में माना गया था, जो बाद में बौद्ध धर्म का आधार बन गया था। इसी उपनिषद में पहली बार त्रिमूर्ति धारणा को बीजारोहण और चतुर्थ आश्रम को लेकर उल्लेख यहाँ पर किया गया था। 29 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 30 नंबर है 30, ऋग्वैदिक काल में गविष्ठी का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गविष्ठी का प्रयोग यहाँ पर किया गया था, ये गायों की खोज और युद्ध के लिए किया गया था क्योंकि ऋग्वैदिक जो थे आर्य मुख्य रूप से क्या थे? पशुपालक थे और उनकी अर्थव्यवस्था गायों का स्थान सर्वोपरि था। गाय न केवल दूध का स्रोत थी बल्कि यहाँ पर विनिमय और उसके माध्यम से संपत्ति का मानक भी थी, इसलिए अधिकांश युद्ध गायों से लेकर नहीं हुए होते थे और ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्ठी, गवेषणा या गोसु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था जिनका शाब्दिक अर्थ होता था कि गायों की खोज या गायों के लिए संघर्ष करना, है ना। क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से किस वेद का कोई अपना अरण्यक इसमें ग्रंथ नहीं है? कहने का मतलब है कि किस वेद में ऐसा कौन सा वेद है जिसमें अपना कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का अथर्ववेद क्या होगा? सही आंसर है। अथर्ववेद यहाँ से 31 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वैदिक साहित्य में 4 वर्गों में बांटा गया था, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। अरण्यक वन ग्रंथ में वे ग्रंथ थे जिनकी रचना वनों में ऋषियों द्वारा की गई थी और इनमें दार्शनिक चिंतन और यज्ञों के रहस्यवाद पर चर्चा की थी। ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिकी अरण्यक हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मणिक और तौत्तरीय अरण्यक हैं, सामवेद को छांदोग्य और जैमिनी अरण्यक मानते हैं। 31 का डी करेक्ट है। 32 नंबर है, वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था जिसमें राजा को रत्नीन उत्तराधिकारी के घर जाना पड़ता था? 32 का आंसर क्या होगा? बी राजसूय इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कई जटिल यज्ञ किए जाते थे और राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था जिससे उसे दिव्य शक्ति प्राप्त होती थी और इस यज्ञ का एक रोचक हिस्सा रत्नीन हवि था जिसमें राजा को अपने 12 प्रमुख अधिकारियों के घर जाकर उसे सम्मान देना होता था और बलि चढ़ानी होती थी। यह राजा के उसके सहयोगियों के बीच गठबंधन को मजबूत करने का अनुष्ठान था।
ठीक है, आंसर 32 का बी करेक्ट है। 33 नंबर है, वेदांत की संख्या 6 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप में सम्मिलित नहीं कर रहा है। 33 का आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से ये होगा 33 का डी करेक्ट है, छंद खगोल विज्ञान इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, छंद वैदिक मंत्रों का माप और लय होता था। ठीक है, वेदों को सही यहाँ पर जो ढंग होते हैं उसमें समझने के लिए, जैसे कि जो वेदों की संख्या 6 थी इसमें से कौन से यहाँ पर सम्मिलित नहीं था, तो यहाँ पर छंद खगोल विज्ञानी गलत होगा, क्योंकि छंद होगा आपका वैदिक मंत्रों का मापन, है ना, या उनका लय तय करना। डी गलत है। 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है ऋग्वेद में उल्लिखित नदीतमा नदियों में श्रेष्ठ की उपाधि किसे नदी को दी गई थी। आंसर 34 का हो जाएगा, ये दी गई थी सरस्वती को, है ना। सी यहाँ से क्या होगा 34 का सही आंसर है, क्योंकि ऋग्वेदिक आरोह के लिए जो सिंधु नदी आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण थी, लेकिन पवित्रता की दृष्टि से सरस्वती नदी का स्थान सर्वोच्च था और ऋग्वेद की नदी सूक्त में इसे नदीतमा, मतेतमा और देवीतमा कहा गया है। ये नदी उस समय राजस्थान हरियाणा से होकर बहती थी और समुद्र से गिरती थी, लेकिन बाद में भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण ये लुप्त हो गई थी। क्वेश्चन 34 का सी। 35 प्राचीन भारतीय साहित्य में नाटकों को उनकी नायिकाओं को सही युग में यहाँ पर कौन सम्मिलित नहीं कर रहा है। 35 नंबर में सही सम्मिलित नहीं कर रहा है मुद्रा राक्षस रत्नावली, ये बात गलत है ना। क्या होगा, विशाख दत्त का नाटक मुद्राक्षस संस्कृत में साहित्य का एक दुर्लभ नाटक है, जिसमें कोई नायक नायिका नहीं है और ना ही कोई प्रेम प्रसंग यहाँ पर पूरी तरह से राजनीति को लेकर, कूटनीति को लेकर बताया गया था। बात ये गलत हो जाएगी, बाकी सब करेक्ट है। 36 नंबर है 36 ऋग्वैदिक काल की नदियों की प्राचीन और आधुनिक नामों की निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है। 36 का आंसर हो जाएगा सम्मिलित नहीं कर रहा है। आंसर यहाँ से डी अस्कनी झेलम इसका सही आंसर होगा। ऋग्वेद की नदी सूक्त सप्त सिंधु प्रदेश की कई नदियों का उल्लेख है, इसमें यहाँ पर पुरुषनी नदी, ठीक है, जिसके तट पर प्रसिद्ध दशरथ युद्ध हुआ था, इसका अनुभवी नाम रावी है। शतुर्थी का सतलज और विपाशा का व्यास है, अतः यहाँ पर विकल्प ए बी सी सही सम्मिलित है, लेकिन डी यहाँ से गलत हो जाएगा। 36 बौद्ध दर्शन के प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत का सही अर्थ यहाँ से क्या होगा इसका। देखो इसका जो सही अर्थ है 37 में हो जाएगा, ये बस किसी वस्तु को होने वाले दूसरी वस्तु होने पर ही दूसरी वस्तु उत्पत्ति होती है, जैसे कार्य कारण सिद्धांत। सी क्या होगा 37 का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतीत समुत्पाद जो होता है ये बौद्ध धर्म का केंद्रीय दार्शनिक सिद्धांत है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इसके होने से वह होता है और या कारण होने से वह कारण की उत्पत्ति होती है। ये सिद्धांत स्पष्ट करता है कि संसार का कोई भी घटना ये वस्तु की स्वतंत्र या नित्य नहीं होती है, बल्कि हर चीज एक कारण परिणाम की श्रृंखला में बंधा रहता है। ठीक है, याद रखना है 37 का सी आंसर सही है। 38 आते हैं 38 नंबर बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संबंध में औपचारिक जो उदय है उसके किस बौद्ध संगीत के दौरान हुआ था। करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर इसका आंसर होगा, क्योंकि कनिष्क कुषाण वंश का था, उसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की इसकी अध्यक्षता कौन की थी, वसुमित्र, ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन था, अशोक था, और बौद्ध धर्म के इतिहास में एक विभाजक रेखा थी। इसी संगीति में बौद्ध संघ औपचारिक रूप से दो स्पष्ट संप्रदाय हीनयान पौर्णी शिक्षा को मानते चले और महायान मूर्ति पूजा को बोधिसत्व विश्वास करने वाले उसमें विभाजित हो गए थे। ठीक है, महायान शाखा ने बुद्ध को एक देवता माना था और संस्कृत में ग्रंथों को भाषा बनाया था। ठीक है, 39 नंबर है निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय दर्शनों में उनके प्रवर्तक को कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। सही सम्मिलित नहीं कर रहा है 39 का आंसर हो जाएगा ये डी नंबर पूर्व मीमांसा शंकराचार्य। ये बात गलत है, क्योंकि पूर्व मीमांसा जिसे केवल मीमांसा कहते थे, इसका मूल उद्देश्य वेदों की कर्मकांडी भाग की व्याख्या और औचित्य सिद्ध करना था। इसके प्रवर्तक महर्षि जैमिनी थे, न कि शंकराचार्य। शंकराचार्य का संबंध उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन से है, जिसमें उन्होंने अद्वैतवाद, जिसमें ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का सिद्धांत दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का डी 40 आते हैं 40 नंबर बौद्ध त्रिपिटक के किस भाग में भिक्षु भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम का आचरण का वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का, यहाँ से 40 का सही आंसर क्या होगा सोचो आप लोग। देखो 40 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट ये हो जाएगा बी नंबर करेक्ट है, यहाँ से विनय पिटक, क्योंकि बौद्ध त्रिपिटक के जो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम में आचरण विनय पिटक में होगा। ठीक है, बुद्ध की जो मृत्यु थी
ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं में 3 पिटकों टोकरियों में संकलित किए गए थे। विनय पिटक सबसे पुराना महत्वपूर्ण है और जिसमें बौद्ध धर्म के जो संघ है उसका संचालन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के दोनों दैनिक अनुशासन का नियम का संग्रह होता था। इस पाठ में उपोषद समारोह में किया जाता था और सुत्त पिटक में बुद्ध धर्म का धार्मिक उपदेश संवाद होता है। 41 है, बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद के सिद्धांत के बावजूद बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। इसका क्या कारण था? इसका कारण था क्या, क्यों विश्वास करता था? देखो, क्योंकि यह बौद्ध दर्शन का सबसे कठिन और रोचक प्रश्न है, क्योंकि बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नकारा था लेकिन पुनर्जन्म को माना था। और यहाँ पर उनका तर्क था कि जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलाने पर लौ वही नहीं होती है, उससे अलग भी नहीं होती है, वैसे ही मृत्यु के समय व्यक्ति की अंतिम चेतना या संस्कार ही अगले शरीर में प्रवेश करते ही कोई विस्थायी आत्मा नहीं रह जाती है, बल्कि परिवर्तनशील चेतना का प्रवाह जारी रहता है। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। 41 का बी। 42 नंबर क्वेश्चन है 42, न्याय दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के 4 प्रमाण कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा 42 का। यहाँ से देखो, प्रत्यक्ष, अनुमान है, उपमान और शब्द, 4 बातें यहाँ से करेक्ट हैं। ए नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। याद रखना चारों बातों को। 43 नंबर है श्रमण क्या लिखा है? श्रमण परंपरा, राइट। श्रमण परंपरा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय आते हैं? इसके अंतर्गत जो संप्रदाय आते हैं ये हो जाएंगे कौन से? बौद्ध, जैन, आजीवक, चरवाक, चारों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। इसके संप्रदाय कौन से होंगे? इसके अंतर्गत आएंगे डी सभी। जैन धर्म के त्रिरत्न निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 44 का आंसर हो जाएगा शामिल नहीं है। सम्यक समाधि इसका आंसर होगा, ठीक है। सम्यक दर्शन, तीर्थंकरों को उसके उपदेश में अटूट विश्वास, सम्यक ज्ञान, शंका रहित वास्तविक ज्ञान सिद्धांतों का होता था, और सम्यक आचरण मतलब ज्ञान को जीवन की उतारना, जैसे अहिंसा, सत्य और आदि का पालन। 44 का डी यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। सत्य जो सम्यक समाधि जो है ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का अंतिम चरण है, न कि जैन धर्म के त्रिरत्न का हिस्सा है। ये सूक्ष्म अंतर और जो पॉइंट रहता है हमेशा क्या ये सब एग्जाम में पूछते हैं, कभी स्टेट पीसीएस पूछेगा बीपीएससी, या कभी यूपी पीसीएस, है ना, या कभी झारखंड पीसीएस है, छत्तीस, तो इसमें हमेशा पूछे जाते रहते हैं क्वेश्चन घुमा करके। तो हमारे जो आज ये है ना त्रिपिटक आपके कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, राइट। लेकिन त्रिपिटक में शामिल नहीं है, जो मैंने बताया आपको डी नंबर। आगे आते हैं क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर, जैन धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? करेक्ट आंसर 45 का हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट आंसर है। पाटलिपुत्र स्थूलभद्र इसका सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके बाद जैन धर्म के बिखरे हुए ज्ञान को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। इसी संगीति में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था, लेकिन भद्रबाहु के नेतृत्व वाले दिगंबर संप्रदाय ने इसका बहिष्कार किया था, क्योंकि वह मानते थे कि मूल आगम ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं और इसके परिणामस्वरूप जैन धर्म औपचारिक रूप से श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो चुका है। आंसर 45 का बी करेक्ट है। 46 नंबर है, बौद्ध धर्म में प्रसिद्ध तर्कशास्त्री दिगनाग ने किस सिद्धांतिक का प्रतिपादन किया था? 46 का आंसर हो जाएगा, यह प्रतिपादन किया था अपोहवाद, इसका सही आंसर होगा। 5वीं शताब्दी के महान बौद्ध दार्शनिक दिगनाथ को मध्यकालीन तर्कशास्त्र का पिता माना जाता था। उन्होंने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की थी और उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान अपोहवाद था, ठीक है। और इसके अनुसार शब्द किसी भी वस्तु के सकारात्मक गुणों को नहीं बताते थे, बल्कि वे अपने सभी वस्तुओं का निषेध करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 46 क्या होगा? बी करेक्ट है। 47 नंबर है, जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के बीच स्त्री मोक्ष को लेकर क्या मतभेद था? 47 का आंसर हो जाएगा, ये मतभेद था कि दिगंबर मानते थे कि स्त्री शरीर के मोक्ष संभव नहीं है, जबकि यहाँ पर श्वेतांबर मानते थे कि ये संभव है। गलत है ना। बी यहाँ से क्या होगा? बी बात इसकी सही आंसर है। ये क्या मतभेद थे उसको लेकर के? क्योंकि जैन धर्म में विभाजन का एक प्रमुख मुद्दा महिलाओं की मुक्ति से था। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले उदारवादी थे। वे मानते थे कि स्त्रियां शरीर के मोक्ष केवल प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन वो 19वें तीर्थंकर मल्लिकानाथ को एक स्त्री मानते थे, ठीक है, मानते हैं। और इसके विपरीत दिगंबर वस्त्रहीन या आकाश ही उनका वस्त्र है, ये कट्टरपंथी थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 47 का बी करेक्ट है। 48 नंबर है, संगम साहित्य के संबंध में विचार करना है। तुलकाप्यम के विषय में सही क्या होगा? तुलकाप्यम के विचार में सही बात है जो ये प्राचीन तमिल व्याकरण और काव्यशास्त्र का ग्रंथ होगा। 48 का बी करेक्ट आंसर है। तुलकाप्यम संगम युग का सबसे प्राचीन उपलब्ध तमिल ग्रंथ है। इसकी रचना तुलकाप्यार ने की थी, जो अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्यों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। यह मूल रूप से
एक व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन यह केवल भाषा के नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक तत्कालिक सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक जो राजनीतिक जीवन है उसकी भी विस्तृत जानकारी देता रहता है। ये ग्रंथ 3 भागों में एतस्सु, मतलब लिख देता हूँ, एत्सु, एसु, एसुत्तु, एसुत्तु क्या रहता है, ठीक है, एसुत्तु लिखा है ये। एसुत्तु, सोल और पोरुल, ये 3 थे, उसमें विभाजित थे, ठीक है। 48 का बी, 48 हो गया। 49 संगम युग में तीर्णय, है ना, या तीनाई इंग्लिश में बोलेंगे, अवधारणा का संबंध किससे था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का, 49 का ना। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा दक्षिण भारत में 5 विभिन्न भौगोलिक और पारिस्थितिक क्षेत्र थे, यहाँ से आंसर होगा। 5 यहाँ पर जो तीन थे, इसमें से कुरंजी पहाड़ी क्षेत्र जो शिकार के लिए होता था, मुल्लय मतलब वन चारागाह पशुपालन के लिए, मरुदम उपजाऊ कृषि के लिए, भूमि खेती के लिए, नेथम, नेथम आपको होता है रेगिस्तान शुष्क जो एरिया था वो, है ना, और नेथम था तटीय मछली पकड़ने के लिए, है ना, जबकि पालय था शुष्क भूमि और रेगिस्तान के लिए। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लो। ये केवल भूगोल ही नहीं था, बल्कि यहाँ पर तमिल कविता में भी प्रेम और भक्ति भाव जैसे भी इनको क्षेत्रों में देखा गया था। 49 का एक करेक्ट है। क्वेश्चन 50 है, 50 संगम काल में कड़ेसियर, संगम काल में क्या, संगम काल में कड़ेसियर जो है, कैसियर नहीं बोला है, कड़ेसियर बोला है। कड़ेसियर शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे, ठीक है, बताना है। आंसर देखो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके लिए? भूमिहीन मजदूर और दास के लिए, ठीक है। 50 का बी आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, संगम साहित्य में वर्णित पट्टिनपल्लाय, पट्टिनपल्लय ग्रंथ किस विषय पर प्रकाश डालता है? 51 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये डालता है चोल राजा कारिकाल, है ना, चोल राजा कारिकाल की उपलब्धियां और कवरीपट्टनम के व्यापार को लेकर के, बी ए यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर है, तमिल महाकाव्य मणिमेखलाय के मुख्य विषय वस्तु की दार्शनिक झुकाव क्या है, इसका बताना है। इसका जो दार्शनिक झुकाव है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का, ये कोवलन और माधवी की पुत्री की कहानी है जो बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। सी 52 का आंसर हो जाएगा। मणिमेखला संगम काल में बाद का एक प्रसिद्ध महाकाव्य जिसकी रचना बौद्ध कवि शीतले सातनार ने की थी, और यह शिल्पाधिकारम की अगली कड़ी मानी जाती है। इसमें कोवलन और माधवी की पुत्री मणिमेखला को कहानी होती है। 53 नंबर क्वेश्चन है 53, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का केंद्रीय विषय क्या था? ये केंद्रीय विषय क्या है? आंसर हो जाएगा 53 का, करेक्ट आंसर इसका केंद्रीय विषय है बी नंबर, एक पवित्रता पत्नी और अपने पति के अन्यायपूर्ण वध का क्रोध पर प्रतिशोध करना। 53 का बी करेक्ट है, ठीक है। 54 नंबर है, संगम साहित्य में कणग्गी की पूजा किस रूप में करते थे या प्रचलित हुई थी? आंसर 54 का हो जाएगा बी, ये सतीत्व की देवी थी। 54 का बी करेक्ट आंसर है। शिल्पाधिकारम महाकाव्य की नायिका कणग्गी को तमिल परंपरा की आदर्श पत्नी और सतीत्व का प्रतीक माना था। चेर राजा सेनुगुट्टवन, लाल चेर जिससे बोलते थे, उसने कणग्गी के सम्मान में पत्नी पूजा या कणग्गी पूजा का शुरुआत की थी। उसने हिमालय में पत्थर मंगाकर कणग्गी की मूर्ति बनवाई थी और उसे एक देवी के रूप में स्थापित किया था। ये पूजा नहीं बल्कि केवल तमिलकम में, बल्कि यहाँ पर श्रीलंका सिंघल तक काफ़ी फैल गई थी। 54 बी। 55 नंबर है 55, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल या पंचम वेद कहा जाता है? 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है सी तिरुकुरल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तिरुक्कुल संगम साहित्य का सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित ग्रंथ है। इसे तमिल वेद, पंचम वेद या तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता था। क्वेश्चन 56 है, संगम युद्ध में नडुक्कल और वीरक्कल की स्थापना क्यों की जाती थी? आंसर हो जाएगा इसलिए की जाती थी क्योंकि ये युद्ध में वीरतापूर्वक मारे गए थे, है ना। युद्ध में क्या था? वीरतापूर्वक मारे गए सैनिकों की स्मृति में स्थापित एक स्मृति प्रस्तर था। बी 56 का आंसर है। 57 नंबर है, गुप्तकालीन प्रशासन में विषय बत्ती के कार्यों की सहायता देने वाली परिषद विषय समिति की निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता था? आंसर 57 का हो जाएगा करेक्ट, क्या 57 का करेक्ट आंसर डी यहाँ से महाबलिधिकृत सेना, इसका आंसर होगा सेनापति। 57 का डी करेक्ट है। 58 नंबर 58, गुप्त काल में विशिष्ट का क्या अर्थ है और इसे किस रूप में देखा जाता था? 58 का आंसर हो जाएगा, इसे देखते थे बी, ये राज्य के लिए दी जाने वाली अनिवार्य बिगाड़ थी जिसे एक प्रकार का कर माना जाता था। बी 58 का आंसर होगा। 59 59 नंबर क्वेश्चन है, इसे बोला पाल वंश बिहार
और बंगाल के शासक धर्मपाल के संबंध में विचार करना है। उसने उसने क्या है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पहली बात। 59 का स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, सही बात है। वह त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला पाल शासक था। सेकेंड बात क्या होगी यहाँ से? ये भी करेक्ट है। तीसरा, उसने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांव दान में दिए थे। तीसरी बात क्या होगी? 59 का तीसरा भी करेक्ट है, आंसर डी। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया और सकलोत्तरपथ नाथ की उपाधि धारण की थी? आंसर क्या होगा? सृष्टि का आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। स्कंदगुप्त इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर है। प्राचीन भारत की व्यापारिक श्रेणियों के संबंध में सार्थवाह का क्या कार्य था? सार्थवाह का क्या कार्य था? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कार्य था कि ये अंतर्राज्यीय व्यापारियों के काफिले का नेतृत्व करता था। ठीक है, आंसर क्या होगा? 61 का भी करेक्ट है। प्राचीन भारत में व्यापार अत्यंत जोखिम भरा होता था, क्योंकि व्यापारियों को घने जंगलों और डाकुओं के वाले क्षेत्र में गुजरना पड़ता था। इसलिए व्यापारी समूह ये काफिलों से चलते थे। ठीक है, और इस काफिले का नेता प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। उसका कार्य पूरे दल की सुरक्षा मार्ग का चयन करना होता था। 62 नंबर, हेलिडोरस का बेस नगर अभिलेख विदिशा किस धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य है? आंसर 62 को हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर भागवत धर्म वैष्णव इसका आंसर होगा। सुंकाल के दौरान तक्षशिला के यवन राजा एंटियालकीडास का राजदूत हेलिडोरस विदिशा के शासक काशीपुत्र भागव्रत के दरबार में आया था। उसने विदिशा में भगवान वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ध्वज स्थापित कराया था और इस स्तंभ के उत्कीर्णित अभिलेख में स्वयं उसने भगवत से कहा था। और ये पुरातात्विक साक्ष्य ये सिद्ध करता है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी भागवत धर्म वैष्णव धर्म इतना लोकप्रिय हो गया था कि यहाँ पर जो विदेशी भी इसे अपना रहे थे, और ये प्राचीन भारत में वैष्णव धर्म का विकास को लेकर एक पहला अभिलेखीय प्रमाण बनाया था। आंसर 62 का बी। 63 नंबर है, 62 का बी है ना। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाथीकुंभा अभिलेख के संबंध में विचार करना है। गलत कौन सा है? हाथीकुंभा अभिलेख के बारे में जो गलत है ये आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। इसमें पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। डी आंसर होगा, क्योंकि ओडिशा के उदयगिरी में स्थित हाथीकुंभा अभिलेख में चेदी वंश के महान शासक खारवेल का है, और ये प्रकट भाषा और पारामी लिपि का है, और इसमें तिथि का अंकन नहीं है। और ये ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें खारवेल के द्वारा तंसुली का कलिंग नहर में खुदवाने का उल्लेख दिया गया है। क्वेश्चन 64 या 65? 64। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित है कौन सा? आंसर 64 का कोई एक सम्मिलित है यहाँ पे, कौन सा होगा? इसका जो सही सम्मिलित है वो हो जाएगा क्या? सोचो। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है जो सही सम्मिलित है। मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुधचरित, अशुघोष, मुद्राक्षर, विशाखदत्त, हर्षित, बाणभट्ट सभी बातें करेक्ट है। 64 का आंसर क्या होगा? सोचो क्या होगा? 64 का आंसर सभी करेक्ट है, डी। आगे आते क्वेश्चन 65 नंबर है, कनिष्क कुषाण वंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? विचार करना है। पहली बात है, उसे शक शासक या शक संवत 78 ईस्वी की शुरुआत की, जिसे आज भारत का सरकार प्रयोग करती है। पहले का होगा 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसकी राजधानी पुरुषपुर, पेशावर, मथुरा थी। ये भी बात यहाँ से हो जाएगी। तीसरी बात यहाँ से इसकी क्या होगी? गलत होगी। तीसरा पूछ कह रहा है, बोला कि बौद्ध धर्म, उसने बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को राजशास्त्र प्रदान किया था। ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि कनिष्क ने बौद्ध धर्म के श्याम महानसाय शाखा को संरक्षण दिया था, ना कि हीनयान को। और इसके साथ समय में ही गंधार और मथुरा कला शैली में बुद्ध मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया था, जो महायान की विशेषता बताता है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, चोल प्रशासन के मुख्य विशेषताओं के स्थानीय जो स्वशासन है उसमें उर और सभा के बीच क्या अंतर थे? उर सभा के बीच अंतर थे क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अंतर था। ए नंबर, उर समान लोगों की ग्राम सभा थी, जबकि यहाँ पर सभा ब्राह्मण जो अग्रहार थे उनकी विशेषता ग्राम थी। करेक्ट आंसर 66 का ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 67 आते हैं हम लोग, देखते हैं 67 को। अच्छा 66 का 67 ही आएगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अभिकथन ए और कारणार्थ, इसमें बोला जैन धर्म में कृषि कार्य को भी पाप माना जाता था और इसे वर्जित किया गया है। पहला क्या होगा? 67 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से बताओ? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा 67 का एकदम करेक्ट है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जिसमें हल चलाने में और खेत की जुताई करने में कीड़े मकोड़े मर जाते थे, इसकी वजह से यहाँ पर पाप मानते थे इसको। सेकंड बात है, कृषि में हल जोतने और कीटनाशकों के प्रयोग सूक्ष्म जीवों की हत्या होती थी, जो हिंसक सिद्धांत के विरुद्ध है। एकदम सही बात है। 67 का दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से एक और दोनों करेक्ट है। ए यहाँ से 67 का सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या भी कर रहा है ये, ठीक है। आगे आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में अकाल नहीं पड़ते और दास प्रथा नहीं है? मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं और दास प्रथा नहीं है? करेक्ट आंसर 68 का ये कहा था। 68 सी मतलब मेगास्थनीज जिसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 69 अजंता की गुफाओं के संबंध में जो चित्रकारी है उसकी विषय वस्तु के रूप में संबंधित है किससे? आंसर हो जाएगा संबंधित है सी नंबर मतलब जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां, है ना। 69 का सी करेक्ट, क्योंकि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाएं कुल 29 वाकाटक और गुप्त काल की चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताती हैं। यहाँ की चित्रकारी की प्रमुख विषय वस्तु बौद्ध धर्म से है और विशेषकर यहाँ पर जातक कथा और भगवान बुद्ध के जन्म थे उसकी कहानियों को दर्शाती हैं। आंसर क्या होगा? 69 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 70 है, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणकारियों को आने का सही कालक्रम क्या होगा? 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आने का क्रम है यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 70 का ए सही आंसर है। 71 होते हैं। अभी पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग थोड़ा सा पानी वानी लेके बैठो, पानी, और उसमें कोशिश करो कि इलेक्ट्रॉल या तो फिर जो ग्लूकोन डी होता है ना वो डाल के बोतल में कम से कम 2-3 बोतल डाल के रखो, ऐसा बना करके रखो, है ना। अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो भी इस सबका एक डब्बा वहाँ पे जाकर अपना रख लो, जब भी अपना पानी पियो उस बोतल में ऐड करके बना लो, तो क्या होता है थोड़ा सा एनर्जी टिक रहता है बॉडी ना। तो अभी गर्मियों की वजह से ऐसा करना है आपको, राइट। क्योंकि अभी दिल्ली जैसे जो सिटी है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी दिल्ली में हूँ मैं, तो यहाँ पर गर्मी का भी टेम्परेचर करीब यहाँ से आज अभी का टेम्परेचर है 44 डिग्री, 44-45 होगा अभी का, है ना। बल्कि यहाँ पर कितना बज रहा है अभी बज रहा होगा 2-2:30 बज रहा है जब का। कल तो 46 साइड टाइम पे, इस टाइम पे थोड़ा सा कम है आज, राइट। तो गर्मी बहुत पड़ रही है और अच्छे से अपने आप को देखना है और तैयारी को करते रहना है, ठीक है। 71 आते हैं। 71 नंबर है क्वेश्चन। इसमें बोले गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण के अनुसार अपहत भूमि किसे कहा जाता था? अपहत भूमि किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा ये कहते हैं वह भूमि जो न जोती गई हो, जंगली भूमि एक तरह से मान लो। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश गुप्त काल का विश्वकोश में भूमि विभिन्न प्रकारों को लेकर इसमें क्षेत्र मतलब खेती योग्य भूमि, खील मतलब बंजर भूमि और वास्तु मतलब निवास योग्य भूमि होती है। आंसर क्या होगा? 71 का ये करेक्ट है। 72 नंबर क्वेश्चन है 72 नंबर। मिलिंद पन्हो ग्रंथ के संबंध में क्या सही होगा? मिलिंद पन्हो ग्रंथ के बारे में कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का जो सही है ये क्या होगा? ये बी नंबर। ये पाली भाषा का ग्रंथ है जिसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु गणाक्सन के बीच एक संवाद देखा गया था। बी करेक्ट आंसर होगा 72 का। 73 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि प्राचीन भारतीय दर्शन सांख्य के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई थी? सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, देखो, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन माना जाता है और यह द्वैतवादी है और ईश्वर की सत्ता को लेकर स्वीकार नहीं करता था। इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति 2 मूल तत्वों से संयोग से हुई थी, प्रकृति और पुरुष। मतलब प्रकृति मतलब जल और पदार्थ, पुरुष मतलब चेतना और आत्मा, है ना। 73 का बी करेक्ट है। 74 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बदलकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? 74 का आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का सही आंसर होगा, ठीक है। 75 नंबर है। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? करेक्ट आंसर 75 का हो जाएगा, ये करवाया था किसने? एलोरा महाराष्ट्र की गुफा नंबर 16 में स्थित कैलाश मंदिर विश्व वास्तुकला की एक आश्चर्य है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर इसमें पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया था, बल्कि यहाँ पर एक ही विशाल पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर काटकर तराशा गया था। और ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। ऐसा माना था कि इसमें बनाने में 100 साल से अधिक का समय लगा था। 75 पर भी करेक्ट है। 76 नंबर क्वेश्चन है। मौर्य प्रशासन राजस्व इकट्ठा करने वाले मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? 76 का आंसर हो जाएगा, इसे कहते थे समाहर्ता। समाहर्ता इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मौर्य प्रशासन में अत्यंत केंद्रीकृत था। इसमें राजस्व विभाग को
प्रमुख को समाहर्ता कहलाता था और इसका कार्य पूरा साम्राज्य से कारों का संग्रह करना था और बजट तैयार करना, कार्य किया का देख रेख करना, ब्यौरा रखना। ठीक है, ये सब यहाँ पर होगा। आंसर 76 का बी करेक्ट है। ठीक है, आज की वित्त मंत्री के और कलेक्टर की यहाँ पर मिश्रित रूप यहाँ पर बात बताई जाती है। तो इस टाइप से हम लोग 76 ही क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, 76 क्वेश्चन कवर करेंगे आपको। और यहाँ से करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 76 हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए। इतने लेकर जितने भी टॉपिक यहाँ पर यूज हुए, जितने भी टॉपिक यहाँ पर हमारे आए हैं, कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पर अजंता की गुफाओं के बारे में टॉपिक पूछा गया, चित्रकारी के बारे में, आपको क्या करना है, अजंता गुफाओं के चित्रकारी के बारे में एक टॉपिक जाकर पूरा पॉइंट आपसे पूरा पढ़नी कवर चीनी चीज़ें। ठीक है, सेकंड बात यहाँ पर जैसे दे रहा है कि 70 क्वेश्चन में कि भारतीय विदेशी जो आक्रमणकारी थे जरूरी कि सेम ये पूछे, है ना, या से उनसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं थे भारतीय विदेशी आक्रमणकारी में, क्या इनके कार्य थे, क्यों उन्होंने आक्रमण किए। तो एक एक चीज़ जाके हमको डीप में पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन और अच्छा लगेगा करने में, क्योंकि आगे अगर कोई क्वेश्चन आते हैं ऐसे आपको सही होना चाहिए, फिर गलत नहीं होना चाहिए। अगर इसी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो इस वजह से जितने टॉपिक यहाँ पर आए वो सभी टॉपिक यहाँ पर डीप में जाकर अच्छे से कवर करो, पढ़ो। ठीक है, अगर टॉपिक आप नहीं निकाल पाते तो मुझे बोलो, मैं आपको टॉपिक भी निकाल करके टेस्ट भाई आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, बाकी आप कर लोगे एक बार आप जैसे कि टेस्ट पेपर कर रहे हो ना, एक बार टेस्ट पेपर जैसे कि मैं करा रहा हूँ, A4 पेपर लेके बैठो। जैसे कि मान लो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 61 करा रहा हूँ, प्राचीन भारत की व्यापारिक श्रेणियों के संबंध में सार्थवा क्या है ना, सार्थवा क्या है। तो सार्थवा मैंने क्या बताया था आपको, बताओ, भूल गए होगे वैसे आप, है ना, क्या बताया था। देखो सार्थवा मैंने बताया था आपको कि ये जो कुमारगुप्त, हाँ सॉरी, सार्थवा ये जो है अंतर्राज्यीय व्यापारियों के काफिले का नेतृत्व करता था, है ना। तो देखो यहाँ पर अंतर्राज्यीय काफिले के प्राचीन भारत में कहाँ पर हम सार्थवा को यूज किया था, इसको जाके पढ़ो पूरा, है ना, गूगल करके देख लो चीज़ें क्या थी इसके आगे की। और चोल प्रशासन की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर जो है ये सब क्या थी। तो ऐसे करके आप अपने अच्छे से पढ़ते चलोगे तो एक एक चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा भी कवर होती चलेंगी साथ साथ टेस्ट के, और एक नोट्स बनता चलेगा। राइट, इतना आपको करना है। ठीक है, टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ से जुड़ करके पूछ सकते हो। कुछ पूछना है तो UPSC नॉलेज ट्रैक यहाँ पर जो नीचे शो हो रहा है उसमें कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।